हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मुझसे कंप्लीट जीके पढ़ना चाहते हैं, सीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा नाम से बैच है जो 5 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। और अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एचटेट के लिए स्पेशल हरियाणा जीके का बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ही, आप उसे ले सकते हैं। एक शिक्षक बैच है, उसको भी आप ले सकते हैं, या एचटेट का स्पेशल बैच है वो भी ले सकते हैं आप लोग। कौन सा नृत्य शिव पार्वती के रूप को समर्पित है, ये मैंने कल आपसे पूछा था। इसका ठीक आंसर था गणगौर नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक था इसका। चलिए पढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव साल 2024 किस देश, मतलब 2024 में कौन से देश को पार्टनर देश बनाया जाएगा। देखो, पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ ये पार्टनर देश का मतलब क्या होता है। पार्टनर देश का मतलब होता है कि यहाँ पे उस देश के कल्चर को शो किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनली। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया के देश एक ही बार में आ जाएंगे, तो हर बार कोई ना कोई देश होता है, अलग अलग देश या राज्य की थीम रहती है। तो उस देश का जो कल्चर है, उस देश के कल्चर को शो किया जाता है वहाँ पे। लाइक जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, तो उसमें भी ऐसे ही पार्टनर कंट्री रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे उस देश की जो थीम है या उस देश का जो क्राफ्ट है उसको शो किया जाता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव साल 2024 में इस बार पार्टनर देश बनाया जाएगा तंजानिया को। अफ्रीकी देश है तंजानिया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत कर दी है। तब से ये देश विदेश में हर साल सेलिब्रेट किया ही जा रहा है। ओडिशा इसका पार्टनर राज्य होगा। मतलब दो क्वेश्चन आपके अच्छे बन गए हैं कि अफ्रीकी देश तंजानिया जो है ना, ये तो पार्टनर देश है, ओडिशा पार्टनर राज्य होगा। ठीक है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले में सामाजिक, धार्मिक और के साथ साथ जो वेलफेयर एसोसिएशन और युवाओं को भी जोड़ा जाएगा, ताकि कुरुक्षेत्र को जो है ना एक अच्छे लेवल पे दिखाया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल होते हैं तो उसको एज ए आइकन पेश करना होता है। और दिव्य नगर एक कार्यक्रम भी चलता है हरियाणा के अंदर, जिसमें शहरों में पर्यावरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको बढ़ावा दिया जाता है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का बैकग्राउंड की बात करता हूं, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की वैसे शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय गीता गीता महोत्सव था एक्चुअली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं, गीता महोत्सव जो है ना, इसकी शुरुआत तो ठीक है, पर इसको गीता जयंती समारोह समिति का गठन के रूप में पूछे ना आपका, तो इसकी समिति अलग से बनी थी। 1992 को बनी थी, 1992 को बनी थी। ठीक है। और इसी गीता जयंती को एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब गीता जो उत्सव है उसको एक राष्ट्रीय स्तर का उत्सव मनाने की घोषणा हुई थी, साल 2002 के अंदर हुई थी। और इसी गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दर्जा मिला था कब, साल 2016 के अंदर इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दर्जा मिला था। मतलब एक्चुअली 1989 से गीता महोत्सव स्टार्ट हुआ था, पर इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दर्जा फिर वो 2016 से हो गया। ठीक है। और इसके अलावा एक बात आप और याद रख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा गीता महोत्सव है ये इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे पहले कनाडा में भी हुआ है, इसके अलावा यूके के अंदर भी हुआ है, मॉरिशस के अंदर भी हुआ है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों को छोटे छोटे होते हैं जो याद रख लेने चाहिए। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को जो है ना एक बात सूरजकुंड मेले का भी जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अलावा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला वो कहाँ लगता है, वो फरीदाबाद में लगता है। वो कब से स्टार्ट हुआ है सर, 1987 से स्टार्ट हुआ है वो वाला। मैं आपको चलो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इस बार का सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला जो था ना, उसमें कौन सा पार्टनर देश और पार्टनर राज्य था। अगर आपको याद है तो बताना, और कौन से नंबर का था इस बार का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। ठीक है, बता सकते हैं तो जरूर बताना आप। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास में क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने किस जिले में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 36 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है।
हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, और गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर आम तौर पे ये समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको पता है। तो इसके कारण जो है ना वहाँ पे अब ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से करने के लिए 36 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर है, इसकी मंजूरी दी गई है। मतलब यहाँ पे मेट्रो तो वैसे पहले ही है, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो आई गुरुग्राम के अंदर ही थी, और गुरुग्राम के अंदर ही जो है ना अभी रिसेंटली एक रेल मेट्रो कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। गुरुग्राम से 2-3 क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ लिए जाते हैं जो रिवाइज किए जाते हैं। जैसे एक कल की क्लास में मैंने आपको रिवाइज करवाऊं तो ISA बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बताया था, इसका 101वां मेंबर बना है, नेपाल बना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में समझाया था, याद हो तो आपको। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरुग्राम के अंदर एक मानेसर है, और मानेसर के अंदर जो है वो आपसे NSG जो है ना इसका हेडक्वार्टर NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना हुई थी, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसके ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी 1984-85 के दौरान जो है ना ये यहाँ पे सेटअप हुआ था। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क अगर पूछा जाए आपसे, जिसको आप लोग किंगडम ऑफ ड्रीम के नाम से जानते हैं या तितली पार्क के नाम से जाना करते हैं, तो ये भी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछा जाए पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब कहाँ पे बनी है, हरियाणा की पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज, ये डिजिटल साइन लैंग्वेज का मतलब है ये मूक बधिर जो होते हैं ना उनके लिए जो साइन लैंग्वेज लैब है, ये लैब बनी है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बनी है, ठीक है। मूक बधिरों के लिए होते जो मतलब बोल नहीं पाते हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, तो अक्षय ऊर्जा पार्क भी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही है। और इसके अलावा हरियाणा का पहला ग्रेन ATM, अनाज ATM के नाम से, ये क्वेश्चन भी हरियाणा के पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी अनाज ATM हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में अनाज ATM। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम, देखो ये भी 2 क्वेश्चन है, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो आप पंचकुला कह देना, और वैसे आप लोग ताऊ देवीलाल जो है ना वो स्टेडियम का नाम हो सीधा तो आप सीधा सीधा गुरुग्राम आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे गुरुग्राम हरियाणा का 11वां नगर, गुरुग्राम के अंदर 11वां नगर निगम आया है हरियाणा का, नगर निगम हरियाणा का 11वां, जिसका नाम क्या है मानेसर, मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम, ये गुरुग्राम के अंडर ही तो आता है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दमदमा झील ये गुरुग्राम की ही है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है खलीलपुर झील जो है ना ये पूछ ली जाती है, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम की ही है। गुरुग्राम के अंदर जो है आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, ये पूरा सिटी ही जिसमें कई सारे जैसे आपके IT पार्क है, बायोटेक पार्क है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है, ऐसे कई सारे पार्क है यहाँ पे, तो IT हब के रूप में जाना जाता है ये। हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला, हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला साल 2018 के अंदर जो है ना वो मानेसर को ही घोषित किया गया था। हरियाणा का पहला पुलिस जिला कौन सा है, वो है हांसी है, हांसी हिसार में पड़ता है। दूसरा जो है ना वो मानेसर है, और तीसरा पिछले ही साल में जो है ना डबवाली को बनाया गया था, ठीक है ना, डबवाली को बनाया गया था तीसरा। डबवाली कहाँ पड़ता है सर, डबवाली हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर आप लोग ये जो एक मेला है बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, शीतला माता का मेला है, हो सकता है कि आप इस मेले के अंदर गए भी हों। शीतला माता का मेला जो है ना ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही लगता है। एक हरियाणा के अंदर ना यहाँ पे सैनिक विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना करते हो, डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। ये कहाँ पे पड़ती है, गुरुग्राम के बिनोला में पड़ती है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, पर मैं ज़्यादातर वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी अभी आपके रिसेंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं, अक्सर रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो इनको थोड़ा आप जरूर याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर, और हमारा अगला जो सवाल है कि हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ने अभी रिसेंटली खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और इनका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद, कुरुक्षेत्र की शाहबाद सीट वैसे भी आपको पता होगी कि रिजर्व सीट है, और यहाँ से इन्होंने बेसिकली ये खेला करती है, यहाँ से इनका संबंध आता है।
2008 में इंटरनेशनल हॉकी में डेब्यू किया था। 254 मैचों में भारत के लिए 205 गोल किए हैं। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला इनको। इसी साल इनको 2020 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री के नाम से, पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया। रानी रामपाल ने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच बलदेव सिंह से ट्रेनिंग ली है। 29 साल की है ये। 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक, हालांकि 20 का था पर कोविड के कारण 21 में हुआ था, वहाँ उसमें इनकी टीम चौथे स्थान पे रही थी। हरियाणा सरकार ने इनको 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया था हर खिलाड़ियों को। और के साथ साथ जो है ना, इन्हीं के ही नाम पे उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंदर एक स्टेडियम है, उसका नाम पहले MCF रायबरेली हुआ करता था। अब उसका नाम, हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ है, वो कर दिया गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। वैसे अपने हरियाणा राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा राज्य का राजकीय खेल जो है ना वो कुश्ती है, ये याद रखना। और हरियाणा राज्य में न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई थी? हरियाणा राज्य में न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी साल 2015 के अंदर आई थी और उसमें एक नया गेम जोड़ा गया था, डिफ ओलंपिक्स, जो है ना मूक बगीरों वाला। ओलंपिक में कोई अगर गोल्ड लेके आता है तो उनको कितने रुपए मिलते हैं? 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई इसमें ओलंपिक में गोल्ड को 6 करोड़ मिलते हैं, ठीक है। सिल्वर में कितने, जो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। सिल्वर लाता है तो कितने मिलेंगे? सिल्वर लाता है उनको 4 करोड़ मिलेंगे। ब्रॉन्ज लाता है तो कितने मिलेंगे? 2.5 करोड़। अच्छा, मान लो एशियन गेम में कोई गोल्ड ले आए तो कितने मिलेंगे? तो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियन गेम में अगर कोई मान लेते हैं सिल्वर मेडल ले आए तो कितने मिलेंगे? 1.5 करोड़ मिलेंगे। और एशियन गेम में अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल ले आए तो कितने मिलेंगे? तो 75 लाख मिलेंगे। एक कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में मान लो गोल्ड ले आए तो कितने मिलेंगे? तो 1.5 करोड़ मिलेंगे। कॉमनवेल्थ में अगर सिल्वर ले आए तो कितने मिलेंगे? 75 लाख मिलेंगे। और अगर कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक ले आए तो उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक गेम और बताता हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। तो हरियाणा में अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लाता है ना, तो गोल्ड लाने पे उन्हें 25 लाख मिलेंगे, सिल्वर लाने पे उन्हें 20 लाख मिल जाएंगे, और उन्हें कांस्य लाने पर कितने मिलेंगे? 15 लाख रुपए मिलेंगे उनको, ठीक है। और हरियाणा में सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा दिया जाता है? तो हरियाणा में सबसे बड़ा खेल अवार्ड दिया जाता है भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार अगर किसी को मिल जाता है ना, तो उसको 5 लाख रुपए तो मिलते ही मिलते हैं, के साथ मंथली उनको जो है ना 5,000 रुपए जो है ना मंथली पेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड हरियाणा सरकार और भी देती है, और वो अवार्ड है एक्चुअली हरियाणा के द्वारा दिया जाता है महाराणा प्रताप अवार्ड, ठीक है ना, महाराणा प्रताप अवार्ड। इसमें बेसिकली क्या है, पैसे तो 2 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देता है ना, या जीवन भर खेलों के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है, उन लोगों को दिया जाता है ये वाला अवार्ड। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध अवार्ड है, तो आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा में बॉक्सिंग भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे हरियाणा में एक भिवानी में बॉक्सिंग क्लब भी है, शायद आपने सुना हो, तो 2003 के अंदर जो है ना उसको सेटअप किया गया था, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे हैं हरियाणा के जगदीश सिंह, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। हवा सिंह भी थे और जगदीश, मतलब जगदीश और हवा सिंह दोनों का नाम याद कर देना। HSSC के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जगदीश तो एक्चुअली उसके संस्थापक थे, मतलब फाउंडर थे। को फाउंडर जो है ना उसके हवा सिंह थे। उस ऑप्शन में जगदीश नाम नहीं था, हवा सिंह आंसर था, तो वो लगा सकते हैं, बाकी दोनों लगा सकते हो। फाउंडर यही थे एक्चुअली, ये को फाउंडर है, ठीक है। 2003 में इसका सेटअप किया गया था भिवानी बॉक्सिंग क्लब का, तो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना आप लोग। 2008 में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था ओलंपिक खेलों के अंदर, जिसमें इसी क्लब से ही गए थे विजेंद्र सिंह, आपको शायद नाम याद हो, कृष्ण यादव थे, अखिल कुमार थे, ऐसे और भी खिलाड़ी थे 2-3, तो ये नाम आप याद कर सकते हो। इस बार वैसे आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक के अंदर टोटल 6 मेडल आए हैं। 6 में से 5 तो हरियाणा से संबंधित मानो डायरेक्टली, एक स्वप्निल करके महाराष्ट्र से थे, बाकी 5 में से एक, जैसे नीरज चोपड़ा आप सबको पता होगा सिल्वर मेडल लेके आए हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा तो है, और हॉकी 5 में क्या कर रहा हूँ, 5 में से एक आप हॉकी टीम याद कर सकते हो। हॉकी टीम जो है ना, हॉकी टीम में से 3 खिलाड़ी हरियाणा के ही थे। इसके अलावा मनु भाकर, मैं कल परसों की क्लास में ही बता रहा था आपको, मनु भाकर ने तो बल्कि 2 मेडल लिए हैं, ठीक है। एक तो सिंगल लिया अकेले 10 मीटर इवेंट में, एक सरबजोत सिंह है इन्हीं के ही साथ में, मतलब तीसरा खिलाड़ी सरबजोत सिंह है, उन्होंने भी लिया है, ठीक है। सरबजोत सिंह के साथ में मिलके लिया है 10 मीटर इवेंट के अंदर, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कुश्ती में भी हमारा मेडल आया है, ठीक है। तो ये सब खिलाड़ी आप लोगों को याद रह लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाया है? मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव अभी रिसेंटली राजेश खुल्लर को बनाया है मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, लेकिन उन्हें कैबिनेट दर्जा जो है ना वो नहीं दिया गया है।
कानूनी ढांचा है, राज्य सरकार को अपने प्रशासनिक विवेक के तहत सलाहकार और सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। इसी तरह के पद के विपरीत खुल्लर की नियुक्ति के साथ कैबिनेट रैंक नहीं दी गई है, जिसका मतलब है मुख्यमंत्री के समान सुविधाएं उनको नहीं मिलेगी या कैबिनेट जिम्मेदारियां नहीं मिलेगी उनको। खुल्लर का काम होगा विधायी या कैबिनेट की भागीदारी को छोड़ के प्रशासनिक निर्णय है, नीति निर्माण है या रणनीतिक शासन है, उसमें मुख्यमंत्री की सहायता करेंगे। ये किस आर्टिकल के तहत पावर मिलती है? आर्टिकल 162 के तहत ये पावर मिलती है कि मुख्यमंत्री अपने विधायी कार्य के लिए या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई भी ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं, उसमें सजेशन के लिए ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। देखो, चीफ सेक्रेटरी के नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं, उसके बाद में सेक्रेटरी है, फिर आके बाकी पोस्ट आते हैं, जिसमें सबसे लास्ट में जो है ना पियोन का पोस्ट रहता है। ठीक है, चलो सर, आज का सेशन इतना ही था। कैसा लगा आपको सेशन? इसका फीडबैक तो आप मुझे साथ के साथ रोज़ देते ही रहे, जिससे मेरा हौसला है वो लगातार बढ़ता रहेगा। और आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, हरियाणा किसने कहा है हरियाणा को, ये जरूर बताना। मुझसे कंप्लीट हरियाणा जी के पढ़ने के लिए आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और CT का नया प्रतिज्ञा बैच है, जो कि नया बैच लेना चाहते हैं, जो 5 नवंबर से अपकमिंग से स्टार्ट किया जा रहा है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बैच यहाँ पे ऑलरेडी हरियाणा GK का है ही, तो आप उसको लेके 22 के 22 जिले और कंप्लीट हरियाणा GK मुझसे पढ़ सकते हैं। HTET के लिए क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, जो MCQ प्रैक्टिस की, पर आफ्टर दीपावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। प्रीवियस क्लासेस बहुत सारी है, उनको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।